अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं मुबीन आपका, आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अबू अल्तमश फैज़ी, जिनसे हम मुमरा के टोरेंट के ताल्लुक से बात करते हैं। सर, जज्बा न्यूज़ को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुमरा कलवा दीवा जो है, अभी एक टोरेंट का मामला है जो बहुत ज़्यादा गंभीर है, और टोरेंट इस तरीके से लोगों को टोरेंट का मुमरा में आना सही है या गलत है? देखिए, जब किसी भी चीज़ की प्राइवेटाइजेशन होती है तो इसमें जान लीजिए कि आवाम का नुकसान होता है और नेता की चांदी हो जाती है। जब किसी भी चीज़ का, क्यों कि सपोज़ कीजिए अगर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट का बिजली का प्रोवाइडर है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है, तो इलेक्शन के वक्त में हम गवर्नमेंट का अगर होता तो क्या उससे कोई भी नेता उससे पैसा वसूल सकेगा? नहीं। इसका जवाब नहीं में आएगा। किसी भी प्राइवेट से आसानी से नेता उससे पैसा वसूल सकता है, धमकियों के ज़रिए और बहुत सारे चीज़ों के ज़रिए। तो किसी भी चीज़ का जब प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होने लगे तो समझ जाइए कि नेता का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है और आवाम का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान है। सपोज़ कीजिए कि कल हो करके ये हॉस्पिटल जो हमारा अभी तक गवर्नमेंट का होना था, कल होकर अगर ये प्राइवेट हो जाती है, ठीक है, तो ये प्राइवेटाइजेशन के बाद इससे पैसे इवन पीपीपी भी हो जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चला जाता है, तब भी उससे जो है वो नेता उनसे जिसको दिया गया है, सपोज कीजिए कि सैफी हॉस्पिटल को दिया जाता है, उनसे पैसे खींचने के एक तरीके हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जो है आवाम से वो दूसरे तरीके से खींचना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा प्राइवेटाइजेशन किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, वो बहुत नुकसानदेह है अनटिल अनलेस के वहाँ के नेता बहुत ही मतलब के नेक हों, दीनदार हों, अच्छे हों, हरामखोर नेता ना हों, करप्ट नेता ना। आप जितने भी आप दिल्ली में भी जाएंगे तो दिल्ली में भी जो दोनों के दोनों प्रोवाइडर हैं हमारे, वो रिलायंस वाले हैं और BSES वाले हैं, ठीक है, यमुना वाले हैं। तो ये भी प्राइवेट प्रोवाइडर हैं, वो भी कोई गवर्नमेंट का वहाँ पे सिस्टम नहीं है। असल है कि ईमानदार सरकार जब आती है, ईमानदार सरकार का होना ज़रूरी है, तो वो उनसे बार्गेन करती है कि भाई हमारा आपके साथ कोई शेयर इसमें नहीं होने वाला। शेयर क्या है कि आप क्या हमको प्रोवाइड, हमारे पब्लिक को, हमारे कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। जब उसमें नेता का उसमें शेयर होता है तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी तरफ से नहीं, वो अपने लिए शेयर की बात करेंगे और उसमें बेनिफिट उनको मिलने वाला है। जैसे हम आपको टोरेंट के बारे में देखिए, वहाँ भी वही रिलायंस भी वहाँ पर BSES में दिल्ली में है, वहाँ 200 उनका जो सही मानों में है वो 200 यूनिट वहाँ पर फ्री है। कहाँ पे? दिल्ली में। कोई पैसा किसी को नहीं लिया था। लेकिन एक बात सच्चाई ये भी जानना चाहिए कि लेकिन वहाँ पर है ये 0 to 200 ₹3 चार्ज है, लेकिन गवर्नमेंट अपने तरफ से उसको भरती है। आप जाएंगे साइट पे उनके तो आप देखेंगे, लेकिन वहाँ पर कौन प्रोवाइडर है? रिलायंस भी है और वो भी हैं, ठीक है। दूसरी जगह पे जब उनका आप जाएंगे 201 से लेकर के 400 यूनिट तक के लिए, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ₹4.5 है। यही टोरेंट, आप अगर बात समझे कि यही टोरेंट अहमदाबाद में अगर हम 500 यूनिट अगर जलाते हैं, 500 यूनिट, तो अहमदाबाद में ये ₹2769 बिल आएगा। कितना? ₹2769। और यहाँ पर अगर हम जलाते हैं तो 5514 आएगा। यहाँ पर सेम, मतलब टोरेंट के ही हम बात कर रहे हैं। तो उनके साथ आपकी डीलिंग क्या हुई है? देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, सबसे ज़्यादा, यानी तकरीबन 39,600 मेगावाट करती है। और ये 39,600 मेगावाट का मतलब ये है कि ये हिंदुस्तान का जो शेयर है, हिंदुस्तान के टोटल बिजली का इसमें वो तकरीबन 14% है। 13.98% अकेला महाराष्ट्र प्रोड्यूस करती है, सरप्लस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जब दूसरी तरफ आएंगे, इसके बाद गुजरात पर प्रोड्यूस करती है, उसके बाद तमिलनाडु करती है। लेकिन जब आएंगे कि कॉस्ट कितना आ रहा है पर यूनिट, तो सबसे ज़्यादा महंगा महाराष्ट्र की सारी कंपनियां हैं, एक्सेप्ट बेस्ट को छोड़ करके, जिसको आप BEST बोलते हैं। BEST का अगर आप देखेंगे तो आपका अगर 500 का यूनिट जला रहे हैं तो तकरीबन 3600 के आसपास बिल आएगा। यहाँ पर आपको 2000 बढ़ गया एक ही जगह पे, थोड़े से डिस्टेंस पे। उनको कैसे वो चीज़ जो है वो आप कहते हैं यहाँ के भाषा में परोड़ता है, इनको नहीं परोड़ रहा है, ठीक है। दूसरे स्टेट जब अपना जनरेट भी नहीं करते हैं, इनसे बहुत सारे खरीदते हैं और इनसे सस्ती बिजली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक लूट मार चली हुई है। जब इसको सही से बैठ करके, मैं बार बार कहता हूँ, ये टेबल टॉक की ज़रूरत है,
ठीक है, मिनिस्टर्स के साथ, कि आप एक एक मुद्दे के ऊपर, उसमें भी आप देखिए, जब भी आप अगर हाइडल प्रोजेक्ट से बिजली दो टाइप की होती है जिससे प्रोड्यूस किया जाता है, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में तीन चीज़ें आती है, एक तो आता है थ्रू कोल, गैस एंड डीजल, ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी इसको दोबारा एक बार कोल यूज़ हो गया, दोबारा हम इसको यूज़ से फिर बिजली नहीं बना सकते। एक होता है रिन्यूएबल है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पानी से जो हम जनरेट करते हैं। उसके अलावा हमारा ये न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारा रिन्यूएबल में आता है। तो हमारा एक बहुत बड़ा मकदार, तकरीबन 800-900 मेगावाट तो सिर्फ ये न्यूक्लियर से प्रोड्यूस करता है हमारा महाराष्ट्र। तो इनके पास एक बहुत, और जहां हाइडल और न्यूक्लियर से होता है तो वो कॉस्ट जो है आपको आ जाता है मुश्किल से 10 से 20 पैसा पर यूनिट, 10 to 20 पैसे के। अब हाइडल देखिए, हाइडल का अगर आप देखें तो हाइडल की सिचुएशन ये है कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाए, यहाँ पर सब मेघालय है, मणिपुर है, ये सारे के सारे ये हैं, तो वहाँ पर जब प्रोड्यूस हाइडल के थ्रू किया जा रहा है तो वहाँ पर आपको 500 यूनिट अगर जलाएंगे तो 1800-2000 रुपये उनका मैक्सिमम होगा। 500 यूनिट जलाएंगे तो 300-400 रुपये ही उनका आता है, जबकि वो वहाँ पर कोल नहीं इस्तेमाल कर सकते, उधर जाने का नॉर्थ ईस्ट में कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये जो सारे सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ देखिए करप्शन की वजह से है, आपके अंदर विल पावर नहीं है। तो अगर ये चाहे आज, कोई सुप्रीम कोर्ट की जाने की जरूरत नहीं है। इनका टाई अप ये हुआ है एमएससीडीसीएल के साथ कि जो एमएससीडीसीएल का रहेगा चार्जेस, वही चार्जेस सेम इनके टॉरेंट के रहेंगे। ठीक है, हम ये जो बिल आया है लूटमार का जिसको आप कह रहे हैं, ये लूटमार सिर्फ एक का नहीं है, पूरे शहर में अदानी का भी है, एमएससीडीसीएल का भी है। अच्छा, इन्होंने बिजली बिल इन टॉरेंट के लिए भी किया है, जो जनरेट किया है बिल, तो उन्होंने एक ही किया है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी का तरीका ये होता है कि किसी का जब हम एवरेज लेते हैं, अगर हमको मार्च का लेना है, हमने नहीं लिया रीडिंग, तो हम उनका 2019 मार्च, 2018 मार्च, 2017 मार्च 3 लेकर के उसका एवरेज मार्च में डाल देते। ठीक है, 2000 अब अप्रैल का आया तो उसी तरह 2019, 18, 17 का हम जोड़ के अप्रैल के महीने का करते। ठीक है, तो वो स्टैटिस्टिकली एक वैलिड पॉइंट है और वो तरीका ही सही है, 100% ट्रू है। आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी जब ठंडक का मौसम होता है, ठंडक का मौसम होता है, एसी तो बहुत दूर की बात है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत से लोग फैंस भी बंद कर देते हैं, उनका वहाँ पर कंजम्पशन कम है। ठीक है, तो वहाँ पर कंजम्पशन कम है, वो तीनों का लेकर के आप मार्च, अप्रैल और इसमें डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक बड़ा यूनिट बन जाएगा, क्योंकि आप उसमें कम डाल रहे हैं। मान लीजिए आपने 600 यूनिट जलाया और आपका जो शुरू में एवरेज आया वो 100 यूनिट का आया, तो आपने मार्च में 100 डाल दिया, अप्रैल में 100 डाल दिया, बचे कितने? 400। तो 400 आपने किस में डाल दिए? जाकर के आपने डाले लास्ट वाले मई में डाले, जो जून में आपको पे करना था। अब उससे क्या होगा 400 में कि आपका जो स्लैब है वो चेंज हो रहा है, तो स्लैब जैसे चेंज हो रहा है तो महंगा बहुत, बिजली बहुत महंगी हो जा रही है, यानी कि 300 के बाद, यानी कि अगर आप देखें तो आपकी तकरीबन 12 रुपये पर यूनिट पड़ जाएगा सारा कॉस्ट लेकर करके। तो वो इसकी वजह से आपके बिजली में जो है इतना बड़ा फ़र्क आ रहा है। ये चाहे गवर्नमेंट चाहे तो अभी एमएससीडीसीएल का वो रिवाइज कर दे, टॉरेंट ऑटोमेटिकली खुद से ठीक हो जाएगा, क्योंकि टॉरेंट के साथ टाई अप ही यही है कि जो एमएससीडीसीएल का होगा वही होगा। यही टॉरेंट जब अहमदाबाद में इतने सस्ते पे देती है, 2700-2800 पे दे रही है 500 यूनिट का, तो यहाँ पर 5500 क्यों ले देंगे? आप उसी रेट पर इनको लेते। लेकिन इसमें करप्शन है, हम उनका रेट बढ़ा के देंगे तभी तो हम उनसे भी कुछ पैसा ले सकेंगे प्राइवेट कंपनी से, तो इसमें इन के बेनिफिट है। इसलिए है जब पब्लिक आ जाएगी कि साहब इनका बेनिफिट, एक ईमानदार सरकार आ जाएगी, अगर जब भी आ जाएगी तो सारे बिजली के सिस्टम सारे सब सुधर जाएंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की। फैजी सर, जैसे कि आपने बोला कि एमएससीडीएल और टोरेंट जो है टाई अप है, जिस तरीके से एमएससीडीएल जब थी मुमरा के अंदर, जिस तरीके से एमएससीडीएल काम करती थी, आज की तारीख में टोरेंट का मेंटेनेंस इतना है कि मतलब लाइट कट होना, यानी कि 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा या 24 घंटा, कुछ टाइम फिक्स नहीं है, कितने भी घंटे लाइट कट रहती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लाइट कट होना बगैर इंफॉर्मेशन के, ठीक है, ये कंज्यूमर्स का जो राइट्स है उसका वायोलेशन है। आपको राइट नहीं है कि आप विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आप लाइट कट कर दोगे। ठीक है, देखिए टेक्निकल चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट है, किसी वक्त हो सकता है कि वो शट डाउन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए है कि आप 1 घंटे तक कट कर लो, लेकिन जल्द से जल्द जिस एरिया की गई है उनके सारे के सारे लोगों को आप एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म
करो कि अभी इतने नहीं इतने घंटे लग सकते हैं हमको, तो वहाँ तक सही है। क्योंकि दिल्ली में भी ऐसी ही है, दिल्ली में है कि 1 घंटे तक जाएगा तो ठीक है, उससे ज़्यादा विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर आपने कट कर दिया है लाइट को, तो आपको पर आवर के हिसाब से 50 रुपये पे करना पड़ेगा पर कंज्यूमर्स को, ठीक है। तो आपके कंज्यूमर्स के राइट यहाँ पर वायलेट हो रहे हैं, और इसके लिए कोई आवाज़, देखिए आप कहेंगे कि आप हम आवाज़ जहाँ तक हो सकती है हम उठाते हैं, ये बात आप लोग समझ लीजिए। अपोजिशन का काम होता है आवाज़ का उठाना, है ना, काम करा नहीं पाएगी। देखिए काम करना किसका है, वो जो पावर्स में है वो, उनको ज़रूरत नहीं है हंगामा करने की, वो तो सीधे जाएं। अगर कोई यहाँ का नेता जाकर के कलेक्टर को मेमोरेंडम देता है तो वो कोई बात समझ में नहीं है। आप तो चाहें तो सीधा गवर्नमेंट के साथ बैठ करके आप डिस्कस कीजिए, और इमीडिएट, आपकी गवर्नमेंट है भाई, आप अब गवर्नमेंट वाले आकर करके यहाँ पर हंगामा करें, रोड पर करें और फलां को मेमोरेंडम दें, तो ये एक नौटंकी कहलाती है। मेमोरेंडम कौन देगा? अपोजिशन वाले देंगे, ठीक है। आज मनमोहन सिंह, देखिए मैं मनमोहन सिंह का मिसाल इसलिए देता हूँ बार बार कि कितने पावरफुल थे। आप समझिए 10 साल तक यानी 2 टर्म वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, 2 बार आरबीआई के गवर्नर थे, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2 बार 2 टर्म, यानी 10 साल प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन, 10 साल वो आरबीआई के गवर्नर, और 10 साल 2 टर्म वो जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उनसे आज आप जाके पूछेंगे, इवन अपना भी छोटा सा काम कराना है तो आज वो मजबूर होंगे। क्यों? क्योंकि वो आज हुकूमत में पावर में नहीं होते। तो जब भी कोई अपोजिशन होता है, कितना पावरफुल रहा हो, तो जब पावर उससे छिन जाती है तो वो मजबूर होता है, वो सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए होता है। तो हमारी पार्टी, कुछ लोग कहते हैं आपने क्या काम किया? अरे साहब, हमारा काम है आवाज़ का उठाना, और जो हमारा तरीका है करने का, जैसे कोविड है, चाहे एनपीआर है, चाहे एनआरसी है, तो हम किस लेवल पे बात करें। अब हम कोविड के ही सिलसिले में मुझे बात अगर करनी है, कुछ लिखनी है, कुछ कहनी है, अपनी आवाज़ जहाँ तक पहुँचानी है, तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सेंट्रल को पहुँचाना पड़ेगा। वो हमने किया है। आप जब चाहें प्रूफ ले लें, और एक नहीं, बिल्कुल एक सटीक चीज़ है। प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट को जो चीज़ें जानी है, मुझे मालूम है कौन डॉक्यूमेंट्स किसके पास जानी चाहिए और क्या होना चाहिए। तो अब ये जो है, ये मसला सुप्रीम कोर्ट का और कोर्ट का इतना बड़ा नहीं है, ये इनके अंदर विल पावर नहीं है किसी चीज़ को कम करने का। ये कम करना चाहे तो कर दें। अभी बेस्ट को क्यों नहीं हिलाए? बेस्ट भी इसमें के इसमें यानी कि उसने भी ये किया था, तो बेस्ट को आप दे दिए होते, ठीक है। बेस्ट को ना देकर के आप टॉरेंट को दिया, जो इतना महंगा। टॉरेंट के वहाँ के लोकल लीडर जब नहीं चाहे, देखिए 3 जगह का नाम था, मुमरा, मालेगांव और अकोला। अकोला और वहाँ तो नहीं जा सके, कहाँ आ गए? इसका मतलब है कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ। वहाँ के एमएलएज वो तैयार नहीं हुए, वहाँ एजिटेशन हुआ, वो अड़ गए तो नहीं हुआ, या आपने छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया, तो चले हो गया, ख़त्म हो गई। अब उसके लिए जिम्मेदार किसी और को ठहराना, मैंने पहले भी कह दिया था कि ये तो हो के रहेगा, क्योंकि वो 52 कुले थे, जब हम उनसे मिले थे, काफ़ी देर बात हुई थी तभी, और हमारे पास सारे लेटर हैं जब ये सब चीज़ें हमने किया था। फिर उसके बाद एक बड़े जो रीजन के थे उन्होंने दिया था, उनका नाम भूल रहे हैं, वो अब रिटायर भी हो गए हैं, सुना था बीच में कि इसी टॉरेंट में आ गए हैं। उनका नाम था, पतले दुबले थे, कल्याण में पूरे रीजनल के हेड थे, कोकर्ण और सारे के, उन्होंने ही दिया था, अपने हाथों से इनको ये सब किया था। तो सारी बातें उन्होंने बताई थी मुझे कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ये इनका जो है, जो MSCDCL का कम होगा तो यहाँ भी कम होगा, MSCDCL का बढ़ेगा रेट तो इनका भी रेट बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोरंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन है, और अगर कैंसिल किया है तो एमएलए जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 600 करोड़ देना होगा, जबकि टेंडर में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये किन पैसों की बात कर रहे हैं? देखिए, आप मीडिया वाले हर चीज़ को समझते हैं कि जब कोई प्राइवेट कंपनीज़ को कोई भी चीज़ दी जाती है, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम सरकारें ऐसी होती हैं जो उनकी लेन देन नहीं होती है ना। एक बड़े इससे बहुत बड़ा रकम की लेन देन होती है। हमको बिल्कुल यकीन नहीं है कि इसमें बड़ी लेन देन नहीं हुई होगी। दिल कहता है कि बड़ी लेन देन, अच्छा ये जो लेन देन होती है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर के ही, उनके नीचे से लेकर के ऊपर तक सब उसके अंदर, उस यानी कि कहते हैं ना बंदर बांट के अंदर, वो सब शामिल होते हैं। आज भगाना और ये कहना कि वो सब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, भाई कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है तो आप उसको वेबसाइट पे डालिए,
ठीक है। आप यहाँ के पब्लिक जो ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, वो इस पर डालिए। यहाँ के सोशल मीडिया पे पब्लिक को इत्मीनान तो कराएंगे कि ये चीज़ें लिखी हुई हैं, मालूम तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप करें, ये बेफजूल की बातें हैं। और मुझे अब नहीं लगता है कि 10 साल तक वो कोई उसको हिला सकता है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट है और फिर उनको दिया गया है। अब उनके ऊपर भी बहुत सारे ये चीज़ें होंगी और वो आपको चूसेंगे। लेकिन हमें जब देखिए, हम कोई ताकत नहीं है, डॉक्टर फैज़ी की कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं है। असल ताकत अवाम होती है। अगर हम, ठीक है, हम आपको इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेकिन जब अवाम हमारे साथ जुड़ जाएगी एक सही इश्यूज़ के ऊपर, तो वो किसी का भी कुछ भी उलट पुलट कर देगी। ठीक है, किसी का भी उलट पुलट। अवाम की ताकत असल ताकत है। मैं बार बार कहता हूँ, किसी एक इंडिविजुअल की ताकत कोई ताकत नहीं होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोग हमेशा ये समझते हैं कि मैंने कर दिया, फलां ने कर दिया। मैं कभी नहीं कहा मैंने कर दिया। ठीक है, एक तो अल्लाह ने किया, लेकिन कोशिश तो बहुत लोगों की हुई। कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं। मान लीजिए मैं इस वक्त कर रहा हूँ, मैं भी बिजली के लिए कोशिश कर रहा हूँ, 7 8 10 लोग, 12 लोग और भी कोशिश कर रहे होंगे। मैं कहूँ कि मैंने करा दिया, ये शायद गलत होगा। क्यों? कि देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ का मिसाल देता हूँ कि एक तराजू आप लीजिए, तराजू में आपको हाफ के जी लेना है। ठीक है, तो आपने एक पहला चढ़ाया, दूसरा चढ़ाया, तीसरा चढ़ाया, वो झुका नहीं। लेकिन एक छोटा सा बाद में एक चढ़ाया और वो तराजू का पल्ला झुक गया। अब वो छोटा वाला ये कहे, मेरी हैसियत और मेरी अहमियत समझ, मैं आते ही इसको क्या कर दिया, झुका दिया, कर दिया, हो गया, काम हो गया। लेकिन उस बेवकूफ़ को ये पता नहीं है कि जो बड़े बड़े हैं उसका कंट्रीब्यूशन उनके वेट के हिसाब से उनका भी है। ये हम भूल जाते हैं। मैंने किया, मैंने कराया, मैं नहीं, हमने कोशिश की, अल्लाह ने करा दिया। बस ये हमारी सोच होनी चाहिए और मिलजुल के करना। कि हम वो इनिशिएटिव वो ले रहा है तो मैं क्यों लूँ, नहीं। अगर आप सब मिल जाएंगे तो वो काम आसानी से हो जाएगा। और कुछ मुमरा से अगर टोरेंट को हटाना है तो क्या धरना देने से हट जाएगी या कुछ लीगली और कुछ करना होगा? देखिए, आपको जब हटाना है, हमने कहा देखिए, अब भगाना इस वक्त उसका कोई, देखिए वो तो आपका एमएससीडीसीएल के साथ टाई अप है ना। एमएससीडीसीएल रहे चाहे वो रहे, आप क्यों भगाना चाहते हैं? दोनों का रेट तो सेम रहेगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो चालबाजी क्या कर रहे हैं, चालबाजी क्या किया। देखिए, टोरेंट से इस वक्त मेरा ये कहना है कि जैसे एमएससीडीसीएल के साइट के ऊपर उनका एक अपना कैलकुलेटर लगा हुआ है। आप जाएंगे एमएससीडीसीएल के तो कैलकुलेटर है। जैसे कि मान लीजिए आपका 124 यूनिट हुआ, ठीक है, तो उनके इसमें आप अपना भर देंगे 124 यूनिट। ठीक है, इस एरिया का है, ये टाइप है, टाइप यानी कि रेजिडेंशियल है, HT1 है, क्या है, ठीक है, वो डाल दीजिएगा और बटन दबा दीजिएगा, वो आ जाएगा खुद से कैलकुलेट होके, वही आपके बिजली बिल में भी होगा। ठीक है, वो टोरेंट के पास अभी नहीं है। पहले तो टोरेंट अपने फॉरेन साइट के ऊपर, ताकि हर आदमी अपने आसानी से उनकी साइट पर जाकर के अपना जोड़ सकता है कि साहब हमारा पिछले महीने इतना था तो अभी इतना बिल आना चाहिए था, वो उनके साइट पे नहीं है। दूसरा, उनको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, उनके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम कि आइदर वो एमएससीडीसीएल का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जिस और पता चला है कि एमएससीडीसीएल ही ने इनके लिए भी किया है। तो जो गलतियाँ एमएससीडीसीएल ने अपने लिए की है, वही सेम गलतियाँ यहाँ भी है, टोरेंट में भी है। और वो पैसा अभी हम सबसे अपील कर रहे हैं दोबारा कि जिन लोगों को लगता है कि साहब मेरा बिल्कुल ठीक ठाक है, मेरे पास है, तो वो दे दें, जाकर के भर दें। लेकिन जो गरीब है, परेशान हाल है, जो हालात अभी चल रहे हैं, उसमें आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आप 1 साल का अभी खुराक रख लीजिए। आपने देखा कि अभी लॉकडाउन 20 दिन 21 दिन होते होते 4 महीने हो रहे हैं। मार्च गए, अप्रैल मई जून जुलाई चल रहा है, जुलाई भी 31 तक अभी चल रहा है। और अभी देखिए, सारे अभी बड़े बड़े एग्जामिनेशन तक कैंसिल किए गए हैं सितंबर तक के लिए। ठीक है, इसलिए अगस्त के लिए भी तैयार रहिए, कुछ भी हो सकता है। तो एक उनको भी कम से कम अपना, जिनके पास रकम भी है, तो अपना रोक के रखें कि भाई साहब हम कितना, पहले खाना है या पहले बिजली का बिल है। तो पहले खाने पीने के एतबार से अगर आपके पास है तो भरें। और वो भी अगर आप मदद करेंगे नहीं दे करके, अगर आपका गलत है, अगर पैसे हैं लेकिन गलत का बिल भर रहे हैं, तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। क्योंकि आप जो गलत, जो जिन लोगों के साथ हुआ है, उसका आप साथ नहीं दे रहे हैं। आप भी खड़े हो जाइए, आप भी। जैसे NRC का वक्त था, तो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी खड़े हो गए, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो सब एक इक्वल हो जाते हैं। जब इस तरीके से यहाँ पे आप खड़े हो जाएंगे, एक यूनिटी के साथ खड़े हो जाएंगे, तो इनको मजबूर होना पड़ेगा। किसी के साथ ये बदतमीज़ी नहीं कर सकते हैं, किसी का गलत बिल नहीं करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें रुक जाएगी। और हम समझते हैं कि इसका हल बहुत आसानी से मिनिस्टर के पास खुद ही है, करना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुमरा के अंदर मुमरा के लोग काफ़ी आपको मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे मुमरा के लोगों से? मैंने कह दिया कि भाई बिजली बिल दिया जाएगा, आपको ईमानदारी से देना है, ठीक है। लेकिन उसमें ये समझ लीजिए कि बिजली बिल के बारे में कि आपके पास पैसे हैं
तो भरिए, क्योंकि सबसे पहले पेट का देख लीजिए, क्योंकि आपकी नौकरी नहीं है, कोई धंधा नहीं है, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं है, और आप खाली बिजली बिल भर दो। बिजली बिल कहाँ से भर दो भाई? बहुत सारे ऐसे गरीब हैं और जिनके पास अल्लाह ने दिया है और बिजली बिल सही है, वो फ़ौरन भर दें। अल्लाह ने दिया, माल भी है और बिजली बिल का आप समझते हैं कि मेरा सही ही है तकरीबन, हाँ, लेकिन जिनको पास माल है और बिजली बिल गलत है, उनको नहीं भरना चाहिए, उनको इनका साथ देना चाहिए, जिनका सबका गलत है, सबका गलत है। क्योंकि लास्ट वाले में उन्होंने टोटल का जो मार्जिन है, लास्ट रीडिंग और प्रेजेंट रीडिंग, उसके मार्जिन को मे वाले में डाल दिया है, ठीक है। और हम इस वक्त इसके ज़रिए कहेंगे कि हनीफ खान को मैंने समझा भी दिया, अगर वो चाहते हैं तो मुझे 1 घंटा दें, मैं उनके सॉफ्टवेयर पे पूरा बैठ करके उनको बताऊंगा कि आपका एरर कहाँ पे है, उन्हीं के सॉफ्टवेयर पे जिस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट किया है और उसका मार्जिन कितना आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो हर आदमी से आप लूटना चाह रहे हो। देखिए, मैंने बैठे हुए 2 दिन पहले, 2-4 रोज़ कबल हमने जोड़ा कि इनका टोटल कॉस्ट कितना आता है मुमरा में ऑपरेट करने के लिए। मुमरा में ऑपरेट करने के लिए सारे स्टाफ की सैलरी, हमने 5 स्टाफ ऐसे रखे जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर, 1 लाख या उससे ऊपर होगी, ठीक है। और मिनिमम इनका मैंने रखा है 30,000, यानी कि जो गली गली जाकर के ठीक करते हैं। तो हमने तकरीबन ऐसे 150 लोगों का स्टाफ का पूरा कैलकुलेट किया है, तो वो तकरीबन 38 से 40 लाख इनकी पूरी सैलरी हो रही है। हम कहते हैं सारा कुछ ले करके 50 लाख पकड़ लो पर मंथ की, 50 लाख, 50 लाख अभी पकड़ लोगे तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड चार्जेस 110 रुपया पर ये है घर, 110 रुपया। तो अगर पूरे मुमरा में 1,10,000 घर हैं, 5 लाख की आबादी के हिसाब से, 5.5 लाख की आबादी के हिसाब से 1,10,000, 1,10,000 घर, हम दुकानें भी छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि एक ही आदमी है, मान लीजिए आप हैं, हो सकता है कि आपका मकान भी एक हो और एक कहीं पर दुकान हो, तो आपके 2 हो गए, हम सिर्फ आबादी के घर जोड़ रहे हैं। तो ये 1,10,000 हो गए, 1,10,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 110 रुपये से, समझा? तो ये आपको तकरीबन 1.25 करोड़ से ऊपर हो गए। तो सिर्फ फिक्स जो 110 रुपया है, फिक्स चार्जेस, बहुत सारे स्टेट में फिक्स चार्जेस लिया ही नहीं जाता है, कुछ जगह लिया था, और लिया भी जाता है तो कहीं पर 20 रुपया 30 रुपया लिया जाता है, यहाँ 110 रुपया लगाया है, आप देखेंगे गौर से, फिक्स चार्जेस लिखा हुआ है, ठीक है, स्थिर आकार जिसको बोलते हैं, वो 110 रुपया लगा। तो उसी से सिर्फ इनकी पूरी ये लगाया है, इसलिए जाता है कि मान लीजिए कि आप नहीं रह रहे हैं, मान लीजिए पूरा मुमरा खाली हो गया फॉर एग्जाम्पल, अब इनका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहा है, लेकिन उनको स्थिर आकार जो 110 रुपया महीना वाला है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये बैठे बैठाए इनका 50 लाख में इनका सारा का सबका सैलरी हो गया, तो उससे कमाया कितना? कम से कम आपको 75 लाख रुपया का सिर्फ स्थिर आकार से आपको पैसे आ रहे हैं। हम आपके डिटेल में जाएंगे ना इसके, तो हम आपको एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को एक एक को हम आइडेंटिफाई करके बताएंगे कहाँ से कैसे कमा रहे हैं और कैसे इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, किस लेवल तक इनका टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है, कैसे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल बात कर सकते हैं। लेकिन आपसे बात करने से यहाँ टेक्निकल चीज़ें फ़ायदा उतना नहीं है, हम तो सिर्फ आपको जस्ट आपने कहा है तो मैं तैयार हो गया, ठीक है इंटरव्यू मेरा ले लीजिए, मुझे ग्रिल करना है, जो भी करना है, परेशान करना है आप ले लीजिए, लेकिन मैं इसका एक एक चीज़ का खुलासा कर सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, आपको समझाने में टेक्निकल चीज़ें होंगी, और किस कॉस्ट में ये ख़रीद रहे हैं, कैसे इनका जाता है, कितना खर्चा आता है, बहुत लंबी चीज़ें हैं। लेकिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। जैसे अभी आपने टेक्निकल चीज़ों के बारे में एक छोटी के अंदर एक बहुत सारी चीज़ें समझा दी है, तो आपने जो ये चीज़ का जो ब्लूप्रिंट या लेआउट आपने अधिकारियों को दिया है बड़े? देखिए, इनके कोई बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। इनके जो मुझे मालूम, जब मैंने किया कि इनके बड़े अधिकारी कौन कौन हैं, तो पता चला कि इनको छोटे छोटे इशू के लिए सीधा अहमदाबाद टोरेंट जो इनका हेड ऑफिस है, वहाँ से हर छोटे छोटे इशू के लिए भी क्या ख़र्चा होगा, 10 लाख का ये इजाज़त है कि नहीं, वहाँ से परमिशन आता है। तो यहाँ पर जो हमारे बिलिंग के हैं वो हनीफ साहब कोई हैं, वही देख रहे हैं। अब वो तैयार हो जाएं कि साहब हम आपके साथ बता देते हैं कि भाई बिल्कुल ये बिल सही है, ठीक है, तो वो 2 घंटा दें। हम सिर्फ अकेले नहीं जाएंगे, लोग कहेंगे फैज़ी साहब आगे आगे वो जो है ना नेतागिरी कर रहे हैं। हम एक इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप है ना, इंजीनियर्स भी होंगे उसमें, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं मुमरा में, वहाँ बैठे हम वो प्रेजेंटेशन दें 1.5 घंटे का और साबित कर दें, और फिर वहीं पर मैं बताता हूँ कि वो क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं इस पूरे बिल के अंदर, कितना बड़ा बड़ा ब्लंडर है ये हम उनको, ताकि सारे आवाम के सामने देखिए, ये फैज़ी साहब के अकेले का मसला नहीं है,
फैजी साहब के तो मसले पर आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के इशू के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए गए, और आज हमको उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि 30,000 की जगह 80,000 हमको देना पड़ा। और हम उनके ऊपर केस करने कब गए थे? उनसे पहले 6 महीना पहले जब हम गए तो हमारा एनसी लिया, और बाद में ये सब एक पॉलिटिक्स बना करके, तो हमारे पास तो खैर चलो हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में हमारे पास सारे चीज़ थे। आज तक फैजी साहब ने उनका कोई चीज़ चोरी न की है, न करने का इरादा है। आपको हर चीज़ आपकी ईमानदारी से मिलेगी, लेकिन फैजी साहब हर वहाँ पर अड़ जाते हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि आज हम गलत को सहेंगे तो इसका मतलब है 10 नीचे वाले को भी आप दबा देंगे। तो हर आदमी को समझना चाहिए कि अल्लाह ने हमको ताकत दी है, समझ दी है, सोच समझ दी है, तो हमें उसी तरीके से काम करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमारा काम हो गया, हमको मान लीजिए आज ये कहें, हमें तो कोई सेट नहीं कर सकता है कि भाई हम ये कर देते हैं फैजी साहब, ये हम टोरेंट की तरफ से आपके घर का बिजली माफ़, बहुत से लोगों का यहाँ पे माफ़ किया गया। अब बड़ा मेहरबानी आप ना बोलें अभी 10 साल, ठीक है, तो वो मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है कभी भी। एक गरीब से चूस करके हम अपने घर, हमसे वही लो जो तुम्हारा हक है, लेकिन सारे लोगों का जो है कोई परेशान नहीं होना चाहिए मुमरा में। और आप काटेंगे बिजली आपके ऊपर। देखिए अब यहाँ का पुलिस का भी मामला बड़ा अजीब व गरीब होता है। जब प्राइवेट कंपनी आती है ना, तो वो कंपनी सेट करती है थाने को भी, ठीक है। आप जाएंगे अपने इशू को, अभी आप जाएंगे कि आपका 2 लाख बिल आया, चलो FIR करो इसके ऊपर, वो नहीं करेंगे। और वो जब चाहेंगे आपके ऊपर जाके FIR डाल देंगे। तो ये बड़ी परेशानी है। इसके ऊपर हम 10 तारीख को बहुत सारे चीज़ों के ऊपर, 10 तारीख यानी 10 जुलाई को हम बहुत सारे इशू के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने हैं। उसमें मुझे हेल्थ के बारे में बात करना है, यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में बात करना है, और दूसरे कई चीज़ों के बारे में भी बात करना है। अगर आप लोग आएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि 10 जुलाई हमने फ़िक्स किया है कि जुमा का दिन है, और उस दिन हमें कुछ चीज़ों का ऐलान करना है, और जो हकीकत है यहाँ की वो मुझे लोगों से रिक्वेस्ट करना है, आवाम से बहुत सारे रिक्वेस्ट करने हैं, जो उसके मालिक हैं जिन जिन लोगों के, उनसे बहुत सारे रिक्वेस्ट करना है, और इसमें लोगों से मुझे उनका हेल्प चाहिए। और वो हम चाहेंगे कि वो हेल्प अगर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सब मिल के मुमरा को अच्छा बनाएंगे तो ही मिलेगा। फैजी साहब या आम आदमी कह करके ना इससे नहीं होगा। आवाम जुड़ेगी, आवाम चाह लेगी, सब मिल करके बैठेंगे, इंशाल्लाह सबका भला हो जाएगा, और सबका शेयर उनके हिसाब से, मेहनत और उनके इखलास की वजह से सबको शेयर अल्लाह ताला उसके एतबार से दे देंगे इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल, मुमरा के अंदर कई सत्ताधारी पार्टी टोरंट आने से पहले बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब किसी पर मेरा कमेंट करने का मिजाज आम तौर से नहीं है। मैं कमेंट करना चाहूँ तो ऊपर से लेकर नीचे तक इनकी हिस्ट्री के ऊपर एक एक को 10 बात सुना दूँ। और जो कहते हैं ना कि मोदी जी और अमित शाह के बारे में कि भाई ये जुमला था, तो आप उल्टे पॉलिटिक्स में इन लोगों के जुमले समझ लीजिए। एक जुमला था, पॉलिटिकल एक जुमला था जो पूरा नहीं होगा। हाँ, अब लेकिन इंसान को सोचना चाहिए कि जिस चीज़ों के बारे में हम कह रहे हैं तो सोच समझ के, अब उसको पॉलिटिक्सी अंदाज में सब कुछ करना है तो करते रहें, पूरी ज़िंदगी जुमला बोलते रहें। वो तो बाईपास के बारे में भी बोला गया, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो लाश पर से, हर बात में लाश पर से। जैसे किसी को होता है ना कि इंसान को कसम खाने की आदत हो जाती है, वो सच बोले तो झूठ बोले तो हर बात पे खुदा की कसम, कुरान की कसम खाएगा, तो उसी तरीके से हर बात पे लाश पर से गुजरनी पड़ेगी। वो एक जुमला है। और आप पिछले 10 साल से इनके कामों को देख रहे हैं बखूबी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कितने ये फ़िक्रमंद है मुमरा के लोगों के भलाई के लिए, वो आपको दिख जाएगा। अब हम जब एक एक चीज़ का खुलासा करेंगे, हम तो चाहते हैं भाई बैठो मेरे साथ डिबेट कर लो, ज़रा बात कर लेते हैं खामोशी से, लड़ाई झगड़ा मत करो। हाँ, हम लोग उस वाले नहीं हैं कि आएंगे तुमको डंडा और ये सब ले करके, नहीं, डिबेट करना। लेकिन इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं सामने, हम बता रहे हैं क्या क्या आपका लूप होल्स है, उसको बोटल नेक करने की ज़रूरत है। जी सर, मुमरा की बहुत सारे मुमरा की सत्ताधारी पार्टी के अंदर बहुत सारे वादे करे गए थे, लेकिन मुमरा के मंत्री जितेंद्र आवाड सर ने भी ये रेती बंदर के इंटरव्यू पे कहा था कि बीजेपी की सरकार है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम टोरंट को नहीं आने देंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जितेंद्र आवाड ने क्या कहा नहीं कहा, हम तो उतना ज़्यादा उनके बातों का कोई सीरियसली लेते नहीं हैं। अब उनसे ही ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। लेकिन है कि किसी भी गवर्नमेंट ने अब उनको बना दिया है तो बना दिया है, अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं
ठीक है, अब उसमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है मुझसे नहीं पता है, लेकिन ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। सारी तो हुकूमत इन्हीं की बनी हुई है, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की मिली-जुली सरकार है। अब इनको दिखाना है कि जो हमने कहा था वो कहाँ है, कहाँ तक है। और इनके तो एनसीपी के तो सारे हुकूमत बनाने में पूरी हिंदुस्तान जानती है कि शरद पवार जी का कितना बड़ा रोल था। जो मेजर रोल प्ले किया है वो शरद पवार जी ने किया है। ठीक है, वो चाहें तो वो तो बड़े करीब हैं, जाके कैंसिल करा दें, बहुत खुशी होगी और एमएससीडीसीएल दोबारा ले आएँ और लोग सुखी रहने लगें, बहुत अच्छी बात है। जज्बा न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आप आए। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर अबू अल्तमश फैज़ी। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारे चैनल को देखते रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुबीन नापकर, जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।